सो गाइज वेलकम टू अवर चैनल। एक बार दोबारा स्वागत है दोस्तों। जैसा आपको पता है कि हमने लास्ट टाइम यहाँ पे कुछ 2 लेक्चर्स यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि क्लास 9th एनसीईआरटी द फ्रेंच रेवोल्यूशन के कुछ 2 पार्ट्स कंप्लीट किए थे। तो उसको जैसे आप देख सकते हो हमारी पुरानी जो वीडियोस हैं उसमें हमने उसके बारे में प्रॉपरली डिस्कस किया हुआ है। आप उसको जाके वहाँ पे देख सकते हो। अभी मैं रिवाइज नहीं करवाने वाला क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुका है यहाँ पे। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जो आज के यहाँ पे टॉपिक रहने वाले हैं वो आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रांस बिकम ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, कि जो फ्रांस है ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कैसे बन गया। इसके बारे में हम यहाँ पे आज हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये फ्रांस जो था ये कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया और किस किस वजहों थी, क्या क्या था इस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के, उसके बारे में देखेंगे। अगर मैं रफली आपको थोड़ा सा हल्का सा छोटा सा बैकग्राउंड क्लियर कर दूं, हमने देखा था कि 14 जुलाई 1789 को फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था और इसी का जो असर हुआ था, लोगों की जो डिमांड थी वो क्या थी, भाई हमें कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चाहिए, मतलब हमें कॉन्स्टिट्यूशन के तरीके से काम करना है, उस वे में चलते हैं। तो वही अब लोगों की जो डिमांड है वो अब यहाँ पे सामने आ रही है। देखिए, कहते हैं जो नेशनल असेंबली बनाई गई अपने ही लोगों के द्वारा, तो इन्होंने जो ड्राफ्टिंग की कॉन्स्टिट्यूशन की वो 1791 में इन्होंने कंप्लीट कर दी थी। ड्राफ्ट मतलब ये जो रफ एक आइडिया क्रिएट किया इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का, भाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा होना चाहिए। उसके अंदर क्या रखा गया, इन्होंने जो अपना ड्राफ्ट बनाया उसके अंदर ये रखा गया कि ये जो मुनार्क है हमारा, इसकी पावर्स को हमें रेस्ट्रिक्ट करना है, इसकी पावर को रोकना है ताकि इसके पास ज़्यादा पावर ना हो जाए। These power, instead of being concentrated in the hands of one person, were now separated and assigned to different institutions. तो इन्होंने बोला भाई जो ये पावर रहती है ये किसी एक हाथ में नहीं होनी चाहिए, किसी के हाथ में, बल्कि ये जो पावर है इसको डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए मल्टीपल चीज़ों में, मल्टीपल जगहों में। मतलब हमें नंबर ऑफ चीज़ें क्रिएट करनी पड़ेंगी ताकि ये जो पावर है किसी के एक हाथ में ना रह जाए, क्योंकि पावर अगर किसी एक के हाथ में होगी तो वो पावर को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देगा। तो इन्होंने बोला भाई हमें क्या बनाना पड़ेगा, हमें कुछ बॉडीज बनानी पड़ेंगी, जैसे द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव, द जुडिशरी। इस तरीके से हमें ये 3 ऑर्गन्स क्रिएट करवाने पड़ेंगे। लेजिस्लेटर क्या होता है, लेजिस्लेटर मतलब जो लॉ मेकिंग होता है, जो लॉ बनाता है। एग्जीक्यूटिव जो इन लॉज को एग्जीक्यूट करता है। और जुडिशरी, और कोई इस लॉ को वायलेट करता है तो जुडिशरी का काम होता है उसको क्या करना, कुछ उसको पनिशमेंट देना, कुछ उस पर फाइन लगाना, वो सारा जुडिशरी का काम रहता है। तो इसी तरीके से क्या हुआ, जो फ्रांस का एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया था। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इस थोड़ा सा छोटा करता हूँ यहाँ पे मैं इसको। अब देखिए फ्रांस के अंदर एक है लेजिस्लेचर, एक है एग्जीक्यूटिव और एक है जुडिशरी। जुडिशरी का जो हेड है वो है जज, राइट। अब यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव, पहले हम लेजिस्लेटिव को पढ़ लेते हैं। लेजिस्लेटिव में जो नेशनल असेंबली है उसके अंदर 745 मेंबर्स हैं। और यहाँ पे जो इलेक्टर्स, मतलब जो लोग इस नेशनल असेंबली में जो पर्सन्स हैं उनको वोट करेंगे, वो अप्रॉक्सीमेट 50,000 मैन, ओनली मैन यहाँ पे लिखा है, इस वर्ड को थोड़ा अंडरलाइन करना पड़ेगा कि सिर्फ और सिर्फ मैन को अधिकार दिया गया है, वुमेन्स को कोई भी राइट यहाँ पे नहीं दिया गया हुआ है कि वो राइट टू वोट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। यहाँ पे हम देखेंगे जो ये लोग जो जज को डिसाइड करेंगे और या फिर जो लोग ये इलेक्टर्स को बनाएंगे, तो इनमें एक होते हैं एक्टिव सिटीजन्स, एक होते हैं पैसिव सिटीजन्स। तो कहते हैं अबाउट 4 मिलियन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ 28 मिलियन, 28 मिलियन से ओनली 4 मिलियन पॉपुलेशन जो एक्टिव सिटीजन थी जिसके पास वोटिंग राइट थे। बट जो पैसिव सिटीजन है इसके पास कोई भी वोटिंग राइट नहीं थे। अबाउट 3 मिलियन मैन, वुमेन, चिल्ड्रन एंड यूथ बिलो द एज ऑफ 25। इन्होंने एक चीज़ रखी हुई थी कि कोई भी पर्सन 25 ईयर से ऊपर है और वो होना चाहिए मैन, उसको राइट टू वोट दिए गए थे। तो ये वही चीज़ लिखी गई है यहाँ पे। आपको बस यही याद रखना कि मेंबर कितने थे, 745 मेंबर्स है। इस तरीके से जो फ्रांस है वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्रिएट की जा रही है। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें ये बोला गया कि जो ये पावर्स हैं कि लॉ बनाने की जो पावर्स हैं वो किसको दे दी जानी चाहिए, नेशनल असेंबली को दे देनी चाहिए। वेस्टेड का मतलब किसको देनी चाहिए। और जो ये नेशनल असेंबली है ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड होगी। इनडायरेक्टली इलेक्टेड का मतलब है जहां पर हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, आम जनता पार्टिसिपेट नहीं करेगी। जहां पे आम जनता पार्टिसिपेट करती है उसको बोलते हैं डायरेक्टली इलेक्शन, डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। बट जहां पे आम जनता डायरेक्टली वोट नहीं कर पाती उसको बोलते हैं इनडायरेक्टली इलेक्टेड। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ प्रेजिडेंट के केस में हम जो वोटिंग करते हैं वो इनडायरेक्ट वोटिंग होती है।
दैट इज सिटीजन्स वोटिंग फॉर ए ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स। कहता है आम जनता एक इलेक्टर्स को वोट करेगी और इलेक्टर जाके असेंबली में क्या करेंगे, चूज करेंगे असेंबली में किस चीज़ को होना चाहिए। सारे सिटीजन्स के पास राइट टू वोट नहीं था, हमने अभी भी डिस्कस कर लिया। ओनली ऐसे पर्सन्स, ओनली मेन जो कि 25 ईयर्स से ऊपर थे, जो at least who paid taxes equal to at least 3 days of the laborers wages were given the status of active citizens। मतलब ऐसे लोग जो कि टैक्स पे करते हैं, वो टैक्स किसके बराबर होना चाहिए, 3 दिन, कम से कम जो 3 दिन लेबर्स की जो वेजेस होती हैं उसके बराबर होने चाहिए। उसको हम बोलेंगे ये कौन है, ये एक्टिव सिटीजन है। दैट इज दे वर एंटाइटल्ड टू वोट, उसको राइट टू वोट का अधिकार दिया जाएगा। किस पर्सन को वोट का अधिकार दिया जाएगा, एक ऐसा पर्सन जो कि 25 ईयर्स का है और वो मैन है और वो टैक्स भी पे करता होगा। टैक्स कितना पे करता है, 3 डेज एक वर्कर की जो वेजेस होती हैं, अगर इतना कोई टैक्स पे करता है उसको बोल दिया जाएगा ये कौन है, ये एक्टिव सिटीजन है, मतलब इसके पास राइट टू वोट का अधिकार है। और जो बाकी बच गए, जो बाकी लोग बच चुके हैं या फिर वुमेन बच चुकी हैं, उनको बोल दिया गया ये कौन है, ये पैसिव सिटीजन्स हैं। To qualify as an elector and then a member of the assembly, a man had to belong to highest bracket of the taxpayer। किसी भी पर्सन को, ये आम जनता बैठी है, ये आम जनता है, आम जनता ने मिलकर किसी इलेक्टर्स को चूज किया और इलेक्टर ने आगे असेंबली में किसी लीडर को चूज कर लिया। किसी भी पर्सन को या तो इलेक्टर बनना है या इस असेंबली का मेंबर बनना है, एटलीस्ट उसको यहाँ पे जो हाईएस्ट टैक्स पेयर बनना पड़ेगा। अगर वो अच्छा टैक्स पे करता होगा, काफ़ी हाई फाई टैक्स पे करता होगा, तभी उसके पास ये अधिकार दे दिया जाएगा कि भाई ये जो पर्सन है ये असेंबली का मेंबर होने के अधिकार काबिल रखता है या फिर इलेक्टर होने के अधिकार है इसको। इस वे में जो था वो इलेक्शन बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की वहाँ पे चला करती थी। यहाँ पे देखिए जैसे ये जो कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट हो चुका था, इसमें एक चीज़ बोली गई, भाई राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन्स होने चाहिए, डिक्लेरेशन कर दिया। जैसे राइट टू लाइफ का अधिकार होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच का अधिकार होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन का अधिकार होना चाहिए और मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वलिटी बिफोर लॉ का अधिकार होना चाहिए। ये कुछ राइट थे इस कॉन्स्टिट्यूशन जो ये बनाया गया, बेसिकली ड्राफ्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें बोला गया कि हमें ये चाहिए। और लोगों ने ये बोला ये जो राइट है, राइट टू लाइफ, राइट टू स्पीच, राइट टू ओपिनियन, राइट इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये एक नेचुरल और इनएलिनेबल राइट्स हैं। मतलब ये एक ऐसे राइट है जो एक ह्यूमन से बाय बर्थ बिलोंग करते हैं और ये कोई किसी से कोई भी छीन नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल आपने 8th क्लास की जो पॉलिटी है उसमें चीज़ पढ़ी होगी कि फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, ऐसे राइट्स होते हैं जो हर एक इंडिविजुअल के बाय बर्थ से स्टार्ट हो जाते हैं और उससे वो छीने नहीं जा सकते। उसी तरीके से ये इक्वलिटी बिफोर लॉ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू लाइफ, राइट टू फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, ये सबके क्या है कि नेचुरल और इनएलिनेबल राइट्स हैं, मतलब इसको कोई भी छीन नहीं सकता। और कहता है ये ड्यूटी है स्टेट की कि इन चीज़ों को, इन राइट्स को प्रोटेक्ट करना है। तो ये उस कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की में डाली गई हैं चीज़ें। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक फ़ोटो बनाई गई है, यहाँ पे ये बोला गया हुआ है, इसके अंदर सब कुछ लॉस लिखे गए हैं कि कौन कौन सा जो राइट है वो कैसे जाएगा, सब कुछ इस तरीके से। द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन पेंटेड बाय द आर्टिस्ट ली बार्बी इन 7। इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है आपके लिए, बट फिर भी इसको आप नज़र लगा सकते हो। तो उसी तरीके से इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल जो मोनार्की थी वो चल रही थी। दोस्तों आपको एक चीज़ क्लियर मैं कर दूं यहाँ पे, जब भी कहीं पे भी कोई भी एक रेवोल्यूशन क्रिएट होता है, जब भी कोई भी एक रेवोल्यूशन चलता है, जब एक रेवोल्यूशन चल रहा होता है, वहाँ पे जो लोग होते हैं वो कुछ सिंबल्स का यूज़ करते हैं कि ये हमारे सिंबल्स हैं, ये सिंबल कुछ डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल जब एक इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई चलती है, वहाँ पे नेशनल एंथम्स क्रिएट किए जाते हैं, देश के लिए पैट्रियोटिक सॉन्ग्स क्रिएट किए जाते हैं, देश के लिए कुछ इमेजेस बनाई जाती हैं, ताकि जो इस चीज़ को देख के लोगों के अंदर वो नेशनलिज्म की भावना क्रिएट हो, देश के लिए कुछ करने की भावना क्रिएट हो, ऐसा किया जाता है। उसी तरीके से फ्रांस के अंदर भी दोस्तों कुछ ऐसा ही चल रहा है। यहाँ पे कुछ सिंबल्स क्रिएट किए जा रहे हैं और ये सिंबल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और ये सिंबल्स क्या दर्शाते हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट इनके आइडियाज़ हैं, डिफरेंट डिफरेंट विजन्स हैं। इनको एक बार यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जो ये सिंबल्स हैं क्या बोलते हैं। जैसे कि पहला आप देख सकते हो द ब्रोकन चेन्स, यहाँ पे चेन्स बनाई है और यहाँ पे चेन्स जो है ये तोड़ दी है, यहाँ पे तोड़ चुकी है। यहाँ से ये बोला जा रहा है, इसका सिंबलाइज क्या करता है, ये चेन्स रेफर करती हैं भाई स्लेव्स को फ्री कर दिया जाए या स्लेव्स को फ्री कर देना चाहिए, बिकमिंग फ्री। फ्री का यहाँ पे सिंबल जो है ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे फ्री के लिए यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं वो यूज़ की गई है यहाँ पे। तो आगे देख लेते हैं,
यहाँ पे कुछ देखिए, यहाँ पे एरोज लिखे हुए हैं, बंडल ऑफ रॉड्स एंड फैसेस। यहाँ पे क्या मतलब है? यहाँ पे ये मतलब है कि जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो, एक सिंगल रॉड है और यहाँ पे तो रॉड्स के बंडल बना हुआ है। एक जो सिंगल रॉड है उसको कोई भी इजीली तोड़ सकता है, बट जो बंडल ऑफ रॉड्स है उसमें स्ट्रेंथ जो होती है वो होती है, इसलिए हम बोलते हैं स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट बन जाती है पूरे फ्रांस के लिए। तो ये कुछ सिंबलाइज किया गया एरो से। उसी तरीके से यहाँ पे देख सकते हो एक ट्राइंगल बना है, यहाँ पे सिंपल ट्राइंगल बना है, इसके अंदर कुछ आईज बनाई हुई है, एक सिंगल आई बनाई है। यहाँ पे क्या मतलब है? इस आई का मतलब है कि भाई ये जो आई है ये नॉलेज के लिए यहाँ पे रखी गई है, नॉलेज को स्टैंड करती है कि हाँ ये नॉलेज के लिए बनाई गई है। और यहाँ से जो रेज यहाँ पे दिख रही है ऐसे, रेज यहाँ पे ये बोला गया हुआ है कि भाई जो इग्नोरेंस है उसको खत्म कर दिया है हमने। इस तरीके से एक यहाँ पे स्कैप्चर लिखा बनाया हुआ है, सिंबल ऑफ रॉयल पावर। सिंबल आपको बस नॉर्मली याद करना है इनके। जैसे देखिए स्नेक बाइटिंग इट्स टेल टू फॉर्म ए रिंग। स्नेक जो है वो अपनी ही टेल को बाइट कर रहा है और एक रिंग क्रिएट हो रही है यहाँ पे। यह इसका मतलब ये एटर्निटी, मतलब कि ये जो रिंग हैज़ नाइदर बिगिनिंग नॉर एंड। जो ये बेसिकली मैं कोई यहाँ पे समझा दूँ, जो सफरिंग होती हैं, जो मुसीबतें होती हैं इंसान की, वो कभी भी ख़त्म नहीं होती और कभी भी क्रिएट नहीं होती, वो बस एक चीज़ें ट्रांसफ़र की जाती हैं बस। उसके लिए यहाँ पे ये दिखाया गया हुआ सिंबल। इसी तरीके से और भी सिंबल यहाँ पे दिखाए गए हैं, जैसे आप देख सकते हो रेड फैरगिन कैप, मतलब रेड कैप दिखाई गई है। यहाँ पे ये बोला गया है कि स्लेव्स को फ्री किया जाए। अब आपके मन में ये आ रहा होगा ये सिंबल्स यूज़ कैसे किए जाते हैं। मान लीजिए एक प्रोटेस्ट चल रहा है, वहाँ पे एक पर्सन आ गया, पर्सन ने रेड कैप पहन ली। रेड कैप का क्या सिंबलाइज करता है? रेड कैप ये सिंबलाइज करता है भी स्लेव्स को फ्री कर देना चाहिए, यहाँ से ये सिंबलाइज करता है। इस तरीके से ये सिंबल से यूज़ किए जाते थे। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे ब्लू वाइट रेड, देखिए ब्लू कलर, रेड कलर, और यहाँ पे सिंबल सा एक वाइट कलर भी यहाँ पे दिख रहा है। इसका मतलब है ये फ्रांस के नेशनल कलर्स हैं, फ्रांस के जो फ्लैग है उसमें भी यूज़ किए जाते हैं। इसी तरीके से आप देखते हैं द विंग्ड वुमेन, वुमेन है, इसकी कुछ विंग्स बनी हुई है यहाँ पे, आप देख सकते हो यहाँ पे। इसका मतलब पर्सोनिफिकेशन ऑफ द लॉ, लॉज को लेके बनाया गया हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे एक बेसिकली बुक टाइप बनाई है यहाँ पे, इस तरीके से लॉ टैबलेट बनाया गया हुआ है। यहाँ पे लिखा गया हुआ है जो लॉ इज सेम फॉर ऑल एंड इक्वल बिफोर इट, कि लॉज के लिए सब बराबर है और लॉज कोई वायलेट करेगा सबको जो है वो सेम सज़ा दी जाएगी, यहाँ पे ये बताया गया हुआ है। तो ये सिंबल कुछ इंपॉर्टेंट एक आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, ये पूछे जा सकते हैं आपसे पेपर में, तो आपको ये करने पड़ेंगे अच्छे तरीके से। इसी तरीके से अगला जो टॉपिक आता है वो आता है फ्रांस एबॉलिशिस मोनार्की एंड बिकम रिपब्लिक, कि फ्रांस ने कैसे मोनार्की को एबॉलिश कर दिया और अपने आप को रिपब्लिक कर दिया। अगली वीडियो में हम इसी टॉपिक को क्लियर करेंगे। अभी तक जितना मैंने समझाया आई होप आपको वो चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। अगर कुछ भी डाउट है आप उसके बारे में कमेंट में हमें ज़रूर बता सकते हैं, हम उसको चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली जल्द एक नई वीडियो में, जिसमें हम ये अगला जो लास्ट टॉपिक है, इसका सेकंड लास्ट टॉपिक है, इसको हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। द फ्रांस ने कैसे मोनार्की को अबॉलिश किया और वो कैसे रिपब्लिक हो गया। सो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए काई क्लासेस।